हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित स्ट्रेटेजी के संबंधित क्वेश्चन को कवर करता है। और साथ में हम पढ़ते हैं डेली गायत्री मंत्र। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। सक्सेस की खास बात यह है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है। दोस्तों, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलती है। तो इसलिए लगातार मेहनत करते रहें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था 67 अनुच्छेद के बारे में, आज हम बात करेंगे 68 अनुच्छेद के बारे में। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यानी अगर उपराष्ट्रपति का आप कह सकते हैं पद खाली हो जाता है तो उसका निर्वाचन का समय क्या रहता है, और अगर आकस्मिक रूप से उसने उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है तो उसके लिए किस व्यक्ति को चुना जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 68 बताता है। और आप कह सकते हैं 69 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रक्रिया, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। 70 अनुच्छेद में लिखा हुआ है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ऐसा अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है। 71 अनुच्छेद में लिखा हुआ है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान क्या है, ऐसा अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से बात करें 72 अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है दया याचिका का प्रावधान, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा हुई है, किसी को उम्र कैद हुई है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसकी फांसी की सजा को माफ कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है। 73 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या है। 74 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। 75 अनुच्छेद में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी मंत्रियों के क्या क्या कार्य हैं, मंत्रियों को क्या क्या सदन में करना होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, यानी भारत का एक आप कह सकते हैं कानूनी सलाहकार होगा। इसी प्रकार से अगर बात की जाए 77 अनुच्छेद में लिखा हुआ है भारत सरकार के कार्यों का संचालन, 77 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। 78 अनुच्छेद में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, ऐसा अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है। 79 में है संसद का गठन, संसद का जो गठन है उसका वर्णन है 79 में। अगर बात की जाए संसद के अंग कितने हैं, 3, संसद के भाग कितने हैं, 2। संसद के 3 अंग कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और भाग कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 80 अनुच्छेद में लिखा हुआ राज्यसभा की संरचना, यानी राज्यसभा का वर्णन किया गया है। 81 अनुच्छेद में लिखा हुआ है लोकसभा की संरचना, यानी लोकसभा के बारे में। 82 अनुच्छेद में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 अनुच्छेद में लिखा हुआ है संसद के सदस्यों की आप कहते हैं अवधि कितनी रहेगी, यानी उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा। इसी प्रकार से अगर बात करें 84 अनुच्छेद में लिखा हुआ है संसद के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं। 85 अनुच्छेद में संसद के सत्रावासन और विघटन के बारे में लिखा हुआ है कि संसद का सत्र क्या रहता है, उसको कैसे भंग किया जा सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। 86 अनुच्छेद में लिखा हुआ है सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी राष्ट्रपति क्या करता है, सदन के अंदर अपना अभिभाषण रखता है और उनको संदेश भेजने का प्रावधान रखता है, ऐसा अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 अनुच्छेद में लिखा हुआ है संसद के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी संसद के बारे में मंत्रियों के क्या अधिकार हैं और साथ में हमारा जो महान्यायवादी होता है उसके भी क्या अधिकार है, इसके बारे में 88 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। दोस्तों, किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग दर्जा मिला है, तो आप कह सकते हैं त्रिपुरा को मिला है। क्वेश्चन आता है कई बार कि जीआई टैग अधिनियम कब आया, 1999 में आया। इसको लागू कब किया गया, 2003 में लागू किया गया, और 2004 में भारत का पहला जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को। इसके साथ अगर बात की जाए रोमानिया और कौन सा देश आंशिक रूप से शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुए हैं, तो उसका नाम है बुल्गारिया। इसके साथ अगर बात की जाए किस देश ने दूसरी
G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है, तो वो की आप कहते हैं ब्राजील ने। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय IMT थाईलैंड 2024 अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है नाकाला के अंदर। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है, तो ये किया गया मौसमी बसु को। ऑटोमेटिक टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं अर्नब बनर्जी। WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है श्रीजा अकुला। इसके साथ अगर बात करें, केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां से आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया 4 फरवरी 2023 को, तो यह किया है गोवा से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि जो आप कह सकते हैं, इसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, और भारत में 80 रामसर साइट हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें, किस देश ने 100 चित्तों को भारत लाने के लिए जनवरी 2023 में समझौता किया है, तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहां किया है, तो यह किया बेंगलुरु के अंदर। भारत अपनी पहली कचरे से हाइड्रोजन बनाने की परियोजना कहां पर स्थापित की है, तो यह की है महाराष्ट्र के अंदर पुणे में। इसी प्रकार से अगर बात करें, मेरो रुख मेरो सतती यानी एक पेड़ लगाओ और एक विरासत छोड़ो नामक हरित पहल किस राज्य ने शुरू की है, तो ये सिक्किम ने शुरू की है। और सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, आप कह सकते हैं जनसंख्या के अनुसार। किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, तो हिमाचल प्रदेश को रखा है। इसी प्रकार से बात करते हैं, भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है, तो यह बनाया गया कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। अगर बात की जाए, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता, तो मुंबई ने जीता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना का अनावरण कहां पर किया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहां पर है, हरियाणा में है और गुरुग्राम में है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, तो यह किया गया है यांग तोसो झील को घोषित किया गया है। यूरोपियन संघ ने किस वर्ष से देश और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, तो वर्ष 2035 से यह योजना बनाई है। हाल ही में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर में किसे शामिल किया गया है, तो आप कहते हैं गरबा को शामिल किया गया है। जो गरबा नृत्य है गुजरात का, उसको अमृत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। भारत में ब्लैक टाइगर की उपस्थिति किस टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है, तो यह की गई सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में। हाल ही में उड़ने वाली गिलहरी नामदफा 42 वर्षों तक लापता रहने के पश्चात कहां दिखाई दी, तो अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दी। कई बार क्वेश्चन आता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। अरुणाचल प्रदेश पूर्व के 7 बहनों में सबसे बड़ा राज्य भी है। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम पूछा जाए तो नेफा है, जिसको नेफा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क में कौन से 2 शहरों को शामिल किया गया है, तो यह किया गया कोझिकोड और ग्वालियर को। कोझिकोड केरल में है, ग्वालियर आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में है। हाल ही में भारत के किस जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो यह किया गया शांति निकेतन और होलसेल मंदिर को। हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, तो बना है वीरंगना दुर्गावती। जम्मू कश्मीर की वह महिला वन्यकर्मी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संघर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है, तो आलिया मीर उसका नाम है। हाल ही में भारत की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ जीआई टैग दिया गया है। भारत में इसे जीआई टैग कब मिला, 2005 में मिला। और 2004 में किसे मिला, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ईरान की पहली बार किस स्थान पर लिथियम का विशाल भंडार मिले हैं, तो आप कहते हैं हिमदान शहर में मिले हैं। और भारत में अगर पूछा जाए लिथियम के भंडार कहां पर मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर के रियासी नामक स्थान पर मिले हैं। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश है, तो 8वां प्रदूषित देश है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको फ्री में PDF प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारी टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।